नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल अकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए आपकी टॉप 20 सीरीज चलाई गई है, जिसमें हम जीएस से संबंधित टॉप 20 आपके क्वेश्चन पढ़ते हैं और मॉक टेस्ट आप लगाते हैं, तो आप भी उनका विश्लेषण करते हैं और जो आपका सही आंसर है आप उसको भली भांति उसमें आपका देते हैं। तो इसमें अभी तक जो हमने किया है तो मॉक टेस्ट संख्या आपका 7 यहाँ तक हम कर चुके हैं। आज जो हम इस सीरीज में करेंगे मॉक टेस्ट संख्या 8, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनसे संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज के टेस्ट में, तो उनका आप विश्लेषण करेंगे और साथ में आप उनके आंसर भी देंगे सभी। तो ये आप कर चुके हैं अभी तक। अब जो लास्ट मैंने आपका मॉक टेस्ट दिया था तो उसमें मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन ये था कि जो निर्वाचन से जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन था कि भारत में चुनाव प्रचार बंद कर देना चाहिए। तो इसमें आपके मैंने 4 ऑप्शन आपको दिए थे कि जिस दिन आपका मतदान होगा, तो मतदान से संबंधित था कि मतदान शुरू होने के 24 घंटे पहले, मतदान शुरू होने के 24 घंटे पहले, पहला ऑप्शन तो ये था। मतदान शुरू होने के 48 घंटे पहले, फिर मतदान समाप्त होने के 24 घंटे पहले, या मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था और उसका जो आपका सही आंसर क्या है, मतदान समाप्त होने के कितने घंटे पहले? 48 घंटे पहले। जैसे आज आपका डेट है 7, आपकी 7 तारीख है जैसे आज, तो 7 तारीख से ये 48 घंटे आप काउंट करेंगे। तो जैसे आज चुनाव आपके मतदान किया जाएगा, तो आज का जो आपकी डेट है तो इससे क्या है 2 दिन पहले, तो 5 तारीख की शाम को आपका जो चुनाव प्रचार है वो बंद कर दिया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब आज की जो आपकी सीरीज है टॉप 20 सीरीज, तो इसमें जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको पढ़ेंगे, तो देखेंगे और आप सभी उनको करेंगे विश्लेषण और सभी आंसर देंगे। इसमें पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पंडित बैजनाथ प्रसाद किस राजघराने से जुड़े हुए थे? तो 4 ऑप्शन में आपके बनारस, लखनऊ, जयपुर, ग्वालियर। आपको इनमें से बताना है कि पंडित बैजनाथ प्रसाद किस राजघराने से जुड़े हुए थे? बनारस, लखनऊ, जयपुर, ग्वालियर। बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे। पंडित बैजनाथ प्रसाद, बनारस, लखनऊ, जयपुर, ग्वालियर। जी, अब इसका देखेंगे सही आंसर क्या होगा। इसका जो आपका सही आंसर क्या है, तो सही आंसर है इसका लखनऊ। क्या है आपका? लखनऊ। तो पंडित बैजनाथ प्रसाद, तो पंडित बैजनाथ प्रसाद आप इन्हें को सब जानते हैं। इनका जो वास्तव में नाम है, किस नाम से प्रसिद्ध है? लच्छू महाराज। किस नाम से प्रसिद्ध है? लच्छू महाराज। लेकिन वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम है इनका क्या है? पंडित बैजनाथ प्रसाद। तो लच्छू महाराज आपने पढ़े होंगे, जो उत्तर भारत का एक नृत्य है, इसे क्या बोलते हैं? कथक। और कथक कहाँ का? आपका यूपी का प्रसिद्ध आपका नृत्य माना जाता है कथक। तो इससे जुड़े हुए हैं, तो इतना इसमें आप याद रखेंगे। पंडित बैजनाथ प्रसाद, वास्तविक नाम लच्छू महाराज है। कौन से नृत्य जुड़े हैं? कथक से। कौन से राज्य से? यूपी से। तो आपका कौन सा राजघराना है? लखनऊ राजघराना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग की चाल सबसे अधिक होती है। तो ध्वनि की जो चाल है वो सबसे अधिक किस में होगी? निर्वात में होगी, जल में होगी, वायु में होगी, इस्पात में होगी। बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में, जल में, वायु में, इस्पात में। कमेंट करके बताएं सभी। ध्वनि की चाल, जी, तो ध्वनि की जो चाल होती है सबसे ज्यादा किस में होगी? तो सबसे ज्यादा किस में होगी? आपकी इस्पात में। किस में होगी? इस्पात में। क्योंकि ध्वनि जो होती है, तो ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसमें याद रखेंगे, जो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं तो उसके माध्यम से आपको याद रखना है कि जो सबसे ज्यादा किस में होगी? आपके इस्पात में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन पूर्ण स्तंभ परजीवी है? तो ये 4 ऑप्शन है, विस्कम, अमरबेल, रेफलिसिया, चंदन। ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से आपको बताना है कि तना परजीवी का उदाहरण कौन सा है? विस्कम है, अमरबेल है, रेफलिसिया है, चंदन है। बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे। विस्कम, अमरबेल, रेफलिसिया और क्या है? चंदन। जी बताएं सभी। इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर क्या है? अमरबेल। क्या है सही आंसर? अमरबेल। तो आपने पढ़ा होगा पूर्ण तना परजीवी। क्या है आपका? पूर्ण तना परजीवी। तो पूर्ण तना परजीवी का जो आपका उदाहरण है वो क्या है? आपका अमरबेल। अमरबेल आपने देखा होगा, जो आपका
ग्रामीण क्षेत्र हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा जैसे आपका छोटी बेरी है या कोई आपका बबूल का आपका पेड़ है, तो उसमें आपने देखा होगा ऐसे आपको पीली सी बेल मिलेगी, तो उसी को आप क्या बोलते हैं, अमर बेल। तो अमर बेल में क्या है, इसमें से ऐसे आपकी छोटे छोटे से ऐसे यहाँ पे शाखा निकली रहती हैं, और जिस पौधे के ऊपर रहती है, जिस पौधे के तने पर आपकी लिपटी रहती है, ये शाखा उसके अंदर चली जाती हैं और जूस के रूप में अपना भोजन उससे प्राप्त करती रहती हैं। परजीवी इसलिए क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, अमर बेल। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में होने वाली घटनाओं का मिलान करें। तो इसमें आपका जल अवशोषण की कौन करेगा, खनिज अवशोषण कौन करेगा, जल परिवहन कौन करेगा, खनिज परिवहन कौन करेगा, इनमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा आपका सही है। सभी कमेंट करके बताएंगे कि पौधे में होने वाली घटनाओं का मिलान करें। जी बताएंगे सभी। जल अवशोषण किसके द्वारा किया जाएगा, खनिज अवशोषण किसके द्वारा, जल परिवहन किसके द्वारा, खनिज परिवहन किसके द्वारा। इसका जो आपका सही आंसर होगा, तो जल अवशोषण एक बार देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। जैसे जल अवशोषण आपसे पूछ रहा है कि जल अवशोषण कौन करेगा, तो जैसा आप ये जड़ है, ये किसी पौधे की जड़ है, तो जड़ में आप देखते हैं इसमें छोटे छोटे इस तरीके से शाखा आपको निकली मिलेंगी, और इन्हें क्या बोलते हो, इन्हें बोलते हैं मूल रोम। क्या बोलते हैं इनको, मूल रोम। तो जल अवशोषण कौन करेगा, जल अवशोषण करेगा मूल रोम। खनिज अवशोषण कौन करेगा, खनिज अवशोषण करेगा एम्फीब्लेमा। और जल परिवहन कौन करेगा, जल परिवहन कौन करेगा, जाइलम। और खनिज परिवहन कौन करेगा, आपका फिलोयम। तो आपने पढ़ा होगा पौधे में जो भोजन बनाने का कार्य है, तो आप पढ़ते हैं पत्ती भाग के द्वारा किया जाता है, और उसके बाद में जो आपका फिलोयम ऊतक है उसको आपका ट्रांसफर करने का कार्य करता है। तो ये क्लियर हो गया आपका। तो इसका आंसर क्या है, ये आपका क्लियर हो गया। जल अवशोषण मूलों में, खनिज अवशोषण एम्फीब्लेमा है, जल परिवहन कौन है, जाइलम है, और खनिज परिवहन कौन, आपका फिलोयम। तो ये क्लियर हो गया। तो आपसे ये भी याद रखना है कि पौधों के जड़ों में पाए जाने वाला ऊतक कौन सा है, जाइलम, और पत्तियों में कौन सा मिलता है, फिलोयम। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन में जलहण है, कालिदास है, कल्हण है, बिल्हण है। बताएंगे, आप बताएंगे, इसमें कमेंट करके बताएं जल्दी से। जलहण, कालिदास, कल्हण या बिल्हण, इसमें से आपका कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन है, आपका कल्हण। कल्हण आपने पढ़ा होगा। इसमें एक आपकी पुस्तक है कौन से, राज तरंगिणी। कौन सी पुस्तक है, राज तरंगिणी। तो राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है, कल्हण। तो राज तरंगिणी आपने पढ़ा होगा किसके इतिहास से संबंधित है, कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। तो इसलिए याद रखेंगे कौन सा आंसर है इसका, कल्हण। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। ये 4 ऑप्शन है, सिकंदर लोदी है, इल्तुतमिश है, बलबन है, और अलाउद्दीन खिलजी है। इनमें से आपको बताना है कमेंट करके कि इनमें से कौन सा आपका सही है। सभी कमेंट करके बताएंगे। सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, कमेंट करेंगे, सभी बताएं। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा, सही आंसर क्या है इसका, अलाउद्दीन खिलजी। क्या है सही आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी आपका कहा जाता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्न को सुमेलित कीजिए। तो आपकी आधुनिक भारत से जुड़ी हुई कुछ संस्थाएं और उनके संस्थापक है। अब आपको मिलान करके बताना है कि राजा राम मोहन राय ने कौन सी संस्था स्थापित की है, विवेकानंद ने कौन सी स्थापित की है, दयानंद सरस्वती ने कौन सी स्थापित की है, और एमजी राणा डे ने कौन सी स्थापित की है। सभी बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे जी सभी। तो इसमें जो आपका आंसर होगा सही, जैसा आपसे पूछा जाए राजा राम मोहन राय, तो आप संस्था देख लेते हैं, राम कृष्ण मिशन। तो आपको बता रहा है कृष्ण जो होते हैं मठों में, कृष्ण जैसा विवेक है, तो वेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन। तो विवेक से क्या बन जाए, विवेकानंद। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है, विवेकानंद। प्रार्थना समाज के कौन है, आप पढ़ते हैं एमजी राणा डे। कौन है प्रार्थना समाज, एमजी राणा डे। ब्रह्म समाज, आत्मा वेद है, ब्रह्मा राम है। ये आपको कोड बता रखा है इसमें, आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज और ब्रह्म समाज। इसके संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक है राजा राम मोहन राय। कौन है, राजा राम मोहन राय।
और दयानंद सरस्वती आप पढ़ते हैं आर्य समाज में दया होती है, तो इसके संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती। क्लियर हो गया। तो इसमें अगर ऑप्शन की हम बात करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो ए का कौन सा आपका? ए का है आपका तीसरा। ए का तीसरा इसमें आप देख लेंगे, ये आपका हो चुका है ए का तीसरा। उसके बाद में बी का क्या है? बी का पहला ये है। उसके बाद में सी का क्या है? सी का चौथा है। और उसके बाद में डी का क्या है? डी का क्या है? दूसरा है। तो ये वाला जो बी ऑप्शन है 3 1 4 2, ये आपका क्लियर हो गया। 3 1 4 2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 3 1 4 2 ए का तीसरा हो गया। उसके बाद में आपने पढ़ लिया बी का कौन सा हो गया? बी का आपका हो चुका है जी पहला, ठीक है। तो और सी का चौथा और डी का क्या हो गया? दूसरा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडिया रिवॉल्यूशन कहा जाता है? स्वतंत्रता आंदोलन की माता किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। एनी बेसेंट है, प्रीतिलता वाडेकर है, कल्पना दत्त है, और उसके बाद में क्या है? मैडम भीकाजी कामा। क्या है? मैडम भीकाजी कामा। तो इनमें से आप बताएंगे कमेंट करके कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। सभी कमेंट करके बताएं जी। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। मैडम भीकाजी कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? 4 ऑप्शन है। अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, बिंदुसार। बताएंगे सभी कमेंट करके बताएं। सुदर्शन झील तो गुजरात में स्थित है आपकी सुदर्शन झील। तो गुजरात में सौराष्ट्र आप पढ़ते हैं तो वहां पर आपकी सुदर्शन झील है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो किसके शासन काल में हुआ? तो आप पढ़ेंगे इसका जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त के शासन काल में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य आप पढ़ते हैं तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य, ये पूरा याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में इसके एक मंत्री थे, इनका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। क्या नाम था? पुष्यगुप्त वैश्य। तो पुष्यगुप्त वैश्य ने आपका इस झील का निर्माण कराया। कहाँ पर आपका? ये गुजरात राज्य में। कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य। कौन सा राज्य है? गुजरात। क्लियर हो गया। सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। उसका मंत्री था पुष्यगुप्त वैश्य। कहाँ पे कराया? गुजरात में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्यभूति राजवंश वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? तो पुष्यभूति वंश बोलते हैं या वर्धन वंश भी आप बोलते हैं। तो ये राजवंश की आपके जो शब्दावली है या आपका जो इसे किस वंश से आपका प्रारंभ माना जाता है? तो राजवंश में आपको बताना है कि वास्तव में इस राजवंश का संस्थापक कौन था। तो आपने पढ़ा होगा पुष्यभूति राजवंश का संस्थापक, ये 4 ऑप्शन है। प्रभाकर वर्धन, आदित्य वर्धन, नरवर्धन, राज्यवर्धन। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो आपने पढ़ा होगा पुष्यभूति राजवंश। कौन सा राजवंश है? पुष्यभूति राजवंश। तो इसके आप इसमें से भी आ जाता है कि इसकी 2 कैपिटल थी। एक क्या थी आपकी? एक थी थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ पर? आपका हरियाणा। और दूसरे राजधानी जो थी वो क्या थी? कन्नौज। कौन सी थी आपकी? कन्नौज। कन्नौज कहाँ पर? आपका यूपी में। कन्नौज कहाँ पर है? यूपी में। तो पुष्यभूति राजवंश आपने पढ़ा होगा। इसके संस्थापक कौन थे वास्तव में? प्रभाकर वर्धन। कौन है? प्रभाकर वर्धन। इसके 2 पुत्र थे। एक कौन है? एक तो था आपका राज्यवर्धन। एक कौन था? राज्यवर्धन। और एक कौन था? एक था हर्षवर्धन। एक था कौन? हर्षवर्धन। तो याद रखेंगे राज्यवर्धन और क्या है? हर्षवर्धन। इसकी आपकी हत्या कर दी थी गौर नरेश शशांक ने। तो बाद में शासक कौन बना था? हर्षवर्धन। तो क्लियर हो गया किसके नाम से? आपका प्रभाकर वर्धन। क्या है आपका आंसर? ऑप्शन ए प्रभाकर वर्धन। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय के पठार का विस्तार है प्रायद्वीप पठार में, तिब्बत के पठार में, हिमालय में, अरावली में। इनमें से आपको बताना है कि किस में इसका विस्तार है प्रायद्वीप पठार का। तिब्बत का पठार है, हिमालय है, या क्या है आपका अरावली है? जी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। मेघालय के पठार का विस्तार है, कमेंट करके बताएं। मेघालय का पठार, मेघालय आपने पढ़ा होगा राज्य, भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। तो उसमें से आपको बताना है कि इसका जो विस्तार है वो कहाँ पर है। तो इसका विस्तार आप पढ़ते हैं, इसका कहाँ पर है? हिमालय में। कहाँ पर आपका? हिमालय। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो जब आप परत पढ़ेंगे तो ये 4 ऑप्शन है, तापमंडल है, क्षोभ मंडल है, मध्य मंडल है, या समताप मंडल है। इनमें से कौन सा आपका सही है? सबसे नीचे वाली परत आपको बतानी है कौन सी है। तो जैसे आप वायुमंडल पढ़ते हैं तो वायुमंडल में जैसे परत की बात करें
तो प्रमुख रूप से तो आपकी 4 परत होती हैं। 4 कौन कौन सी होती हैं? सबसे नीचे कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद कौन सी होती है जी? क्षोभ मंडल के बाद होती है आपकी समताप मंडल। समताप मंडल के बाद कौन सी होती है? आयन मंडल। वैसे कुछ में आपका मध्य मंडल भी दे रखा है। और आयन मंडल के बाद में कौन सी है? बाह्य मंडल। कौन सी है? बाह्य मंडल। तो ये 4 आपकी प्रमुख रूप से परत होती हैं। बाह्य मंडल है, आयन मंडल है, समताप मंडल है और कौन सी है? क्षोभ मंडल है। कौन से आपके? क्षोभ मंडल। तो जो आपकी क्षोभ मंडल है तो ये सबसे नीचे वाली आपकी परत होती है। क्वेश्चन भी आता है कि जो आपकी मौसम संबंधी घटनाएं होती है जैसे बादल, आंधी, वर्षा, तूफान, ये कौन से मंडल में घटित होती है? क्षोभ मंडल में। और आपसे पूछा जाएगा जो ओजोन परत है, कौन सी परत है? ओजोन परत। ओजोन परत कौन से मंडल मिलती है? समताप मंडल में। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब बनाते हैं आप? 16 सितंबर। आपसे पूछा जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप याद रखेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत को जो नष्ट करने वाली गैस है जैसे CFC की, इनके उत्सर्जन को कम करना है। कब किया गया? 1987 में। लागू कब हुआ? 1989 में। कब लागू हुआ है? 1989 में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ? तो आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले जो पंचायती राज है किस राज्य में आपका लागू किया गया और कब लागू किया गया? तो ये आपके 4 ऑप्शन है 1987, 1972, 1968, 1959। पंचायती राज का गठन। तो इनमें से आप बताएं कमेंट करके कि इनमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन आपका जो डी है, ऑप्शन डी क्या है? 1959। तो आपने पढ़ा होगा भारत में पंचायती राज की जो शुरुआत है 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ से की गई? नागौर से। और नागौर कहाँ पड़ता है? नागौर पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पड़ता है जी? राजस्थान में। क्लियर हो गया। कहाँ से की गई? नागौर, राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है? तो आपको बताना है ये 4 ऑप्शन है। जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, ग्राम पंचायत है, नगर निगम है। बताएंगे सभी कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सा आपका सही है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत या क्या है? नगर निगम। कमेंट करके बताएंगे सभी कि इनमें से आपका कौन सा सही है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत और क्या है? नगर निगम। कमेंट करेंगे सभी बताएंगे। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो क्या है? तो आपने पढ़ा होगा 73वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया और इसके आधार पर भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी। कौन सी अनुसूची जोड़ी? 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय शामिल है? 29 विषय। कितने हैं ये भी पूछेंगे कि कितने विषय? 29 विषय। तो इसमें आपने पढ़ा होगा 11वीं अनुसूची में हमने 3 आपके प्रावधान किए। तो इसमें क्या है? निम्न स्तर पर क्या होता है? ग्राम पंचायत। मध्यम स्तर पर क्या होता है? क्षेत्र पंचायत। और उच्च स्तर पर क्या होता है? उच्च स्तर पर होता है आपका जिला पंचायत। क्या होता है? जिला पंचायत। तो ये 3 आपको याद रखने हैं। तो इसमें आप देखेंगे आपका जिला पंचायत हो गया, क्षेत्र पंचायत हो गया और ग्राम पंचायत। नगर निगम के लिए आप पढ़ते हैं कौन सा संशोधन है? 74वां। 74वां कब किया गया? 1992 में। तो याद रखेंगे 74वां 1993 में। 74वां कब किया गया? 1993 में। तो आपका याद रखना है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ए, बी और सी। तो ऑप्शन डी। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, महाबालेश्वर से निकलती है, नासिक से निकलती है, बैतूल से निकलती है। तो आप बताएंगे ऑप्शन में इसका कौन सा ऑप्शन सही है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो आपने पढ़ा होगा गोदावरी नदी के बारे में, दक्षिण भारत की नदी है। और आपने पढ़ा भी होगा कि बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी नदी को बोलते हैं। जबकि दक्षिण भारत की गंगा किसको बोलते हैं? कावेरी को। पढ़ा होगा आपने बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा कौन सी है? गोदावरी। तो इसमें आप याद रखेंगे गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक से। ठीक है, नासिक महाराष्ट्र से आपकी निकलती है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। तो इसका आपका उद्गम स्थल है।
और फिर इस तरीके से आपने देखा होगा नासिक महाराष्ट्र से निकलती है और इस तरीके से बहते हुए ये कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी। कहाँ पे गिर जाएगी, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, पढ़ा होगा आपने। और ये भी आप पढ़ते हैं गोदावरी नदी के किनारे ही आपका जो कुंभ मेले का आयोजन है वो कौन से शहर में किया जाता है, तो वो कहाँ पे किया जाता है, आपने पढ़ा होगा नासिक शहर में। कहाँ पे किया जाता है, नासिक शहर में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत नहर जोड़ती है तो भूमध्य सागर लाल सागर, भूमध्य सागर अरब सागर, भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर, लाल सागर अरब सागर। कमेंट करके बताएंगे श्वेत नहर किसको किससे जोड़ती है। आसान सा क्वेश्चन है। तो श्वेत नहर की आप बात करेंगे, श्वेत नहर किसको किससे जोड़ती है, कमेंट करेंगे, सभी बताएं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बता रहे हैं। तो ऑप्शन ए क्या है आपका, भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है, लाल सागर। भूमध्य सागर को किससे जोड़ रही है, लाल सागर को। तो आपको याद रखने श्वेत नहर। तो श्वेत नहर का जो निर्माण है कौन से प्रायद्वीप को काट करके किया गया, सिनाई प्रायद्वीप। कौन सा आपका प्रायद्वीप था, सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप को काट करके किस वर्ष किया गया, 1869 में। राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1956 में। कौन से देश ने किया जी राष्ट्रीयकरण, मिस्र देश ने किया। कौन से देश ने किया, मिस्र देश ने। तो याद रखेंगे। और ऐसे भी याद रख सकते हैं स्वेज नहर से भूमि लाल हो गई तो भूमि से बन जाएगा भूमध्य सागर और लाल से बन जाएगा लाल सागर। क्लियर हो गया। तो भूमध्य सागर और लाल सागर। नेक्स्ट है संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विटामिन व खनिज लवण है, कार्बोज है, या क्या है, वसा है, प्रोटीन है। तो संतुलित आहार में आपको माना जाता है कि निम्न में से कौन सा आपका सही है। तो संतुलित आहार में बताएंगे जो सुरक्षा प्रदान करने के लिए, तो आपका किसको हम उपभोग करते हैं, किसको पचाते हैं, किसको खाते हैं, तो आप बताएंगे। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, विटामिन और क्या है आपका, खनिज लवण। विटामिन और क्या है, खनिज लवण। क्लियर हो गया, विटामिन और खनिज लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है। तो ट्रिप्सिन आपने पढ़ा होगा किस क्रिया में सहायक होता है। 4 ऑप्शन है, न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में, प्रोटीन के पाचन में, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, या वसा के पाचन में। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं। ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम की अगर बात करें ये किसके पाचन में होता है, प्रोटीन के पाचन में। किसके पाचन में होता है, प्रोटीन के पाचन में। प्रोटीन को किस में तोड़ देता है, प्रोटीन को तोड़ देता है पॉलीपेप्टाइड। किस में तोड़ देता है, पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। और जो प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है, किसको पचाने का कार्य करता है, प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। तो इसी के साथ आपके जो 2 क्वेश्चन और अवशेष हैं उन्हें और आप देख लेंगे, जल्दी आपका पूरा हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और अवशेष हैं। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक के विषाणु का नाम बताइए। चेचक के विषाणु का नाम। तो ये 4 ऑप्शन है, बैसिलस टाइफोसस है, वेरियोला वायरस है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका है, विब्रियो कालेरी है। इनमें से आप बताएंगे कि इनमें से कौन सा इसके लिए सही है। बताएं, सभी कमेंट करेंगे जी। ऑप्शन बी कौन सा है जी, ऑप्शन बी क्या है, वेरियोला वायरस। तो वेरियोला वायरस के कारण आपका कौन सा होता है, चेचक। तो चेचक आपने पढ़ा होगा। चेचक में आप याद रखेंगे चेचक के टीके की अगर पूछे कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर। किसने की थी, एडवर्ड जेनर। ये आ जाता है क्वेश्चन कि चेचक के टीके की खोज किसने की, एडवर्ड जेनर। और किस वायरस के कारण होता है, वेरियोला वायरस। तो इसमें आपका जो हमारी स्किन है, स्किन लाल पड़ जाती है, धब्बे पड़ जाते हैं उस पर, तो ये होता है आपका चेचक। क्लियर हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे इस सीरीज का, लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है उसे आप देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन जलीय ब्रायोफाइट है। मतलब जल में रहने वाला जो आपका ब्रायोफाइट है कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है, आपका पेपर में पूछा हुआ है। मार्केंसिया पाल्माटा है, रिक्सिया डिस्कलर है, मार्केंसिया पॉलीमोर्फा है, या रिक्सिया फिलुटेंस है। आपको बताना है कमेंट करके कि निम्न में से कौन सा आपका जलीय ब्रायोफाइट है। बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे जल्दी जी। इसका जो सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, रिक्सिया फिलुटेंस। क्या है आपका, रिक्सिया फिलुटेंस। तो रिक्सिया फिलुटेंस आप याद रखेंगे जलीय ब्रायोफाइट है। क्या है, जलीय ब्रायोफाइट। क्या है आपका, जलीय ब्रायोफाइट। क्लियर हो गया। तो ये आपके टॉप 20 सीरीज में आपके टॉप 20 आपके क्वेश्चन थे जो मॉक टेस्ट में आपके ने लगाए, और इसमें बहुत सारे आपके अच्छे क्वेश्चन आपको कराए गए। तो ऐसे ही आप जो मॉक टेस्ट आपके चल रहे हैं इनसे आप जुड़े रहें
और ऐसे ही आप जो आपका चैनल है एकेडमी प्लस, इसका आप सपोर्ट करते रहें। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।